दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों हम लोग ज्योग्राफी की बात जो है वो कर रहे थे और इसमें एक कुछ स्टूडेंट की बात आई थी कि एक बार थार के मरुस्थल को वापस रिवाइज करा दिया जाए। तो एक तो थार के मरुस्थल की आज हम बात करेंगे आपसे और उसके साथ में ही हम बात करेंगे भारत के कुछ तटीय मैदानों की भी। जी हाँ, भारत के बहुत सारे हिस्से हैं, भारत के बहुत सारे जो आपके ज्योग्राफिकल पार्ट्स हैं उनकी अगर मैं बात करता हूँ। देखो, हमने हिमालय की बात कर ली। हिमालय जो है उसको हमने 4 भागों में बाँटा था। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। उसके बारे में बहुत सारी चर्चाएँ हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद हमने उत्तर के विशाल मैदान की भी चर्चा कर ली। कुछ एक हमने जो है भारत के दक्षिण के पठार के बारे में भी बात आपसे करी। और दक्षिण का पठार वाला जो पार्ट है मैं आपको डिटेल में और आगे चल कर के आपको करवाऊँगा। अब पहले हम थार के मरुस्थल और तटीय मैदानों की बात कर लेते हैं और उसके बाद में एक और पॉइंट आपका जो रहेगा वो रहेगा भारत के जो द्वीप हैं, द्वीप समूह हैं, उनकी भी चर्चा हम लोग कर लेंगे। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं भारत के मरुस्थल और भारत के तटीय मैदानों की, तो सबसे पहले सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि भारत के अंदर जो हमारा राजस्थान है, उस खास तौर पर इस राजस्थान के अंदर हमें थार का मरुस्थल जो है वो देखने को मिलता है। थार का मरुस्थल मुख्य तौर पर हमें राजस्थान में देखने को मिलता है। उसका कुछ भाग, छोटा-मोटा भाग जो है वो गुजरात में और कुछ एक भाग आपका पाकिस्तान में आ जाता है। लेकिन ज़्यादातर जो भाग है वो हमारे राजस्थान वाले इलाके में आता है। इसको अगर हम और अच्छे से अध्ययन करना चाहें तो खास तौर पर इसके 4 भौतिक प्रदेश बताए गए हैं। जी हाँ, 4 जो हैं आपको यहाँ पर फिज़िकल इसके पोर्शंस बताए गए हैं। ये जो फिज़िकल पोर्शंस आपको बताए गए हैं, उनमें पहला नाम आता है घग्गर के मैदान का। जी हाँ, पहला नाम आता है घग्गर के मैदान का। घग्गर का ये जो मैदान है दोस्तों, ये हमारे भारत के राजस्थान के उत्तर के ज़िले जिनमें नाम आता है श्री गंगानगर का और जिनमें नाम आ जाता है हनुमानगढ़ का। ये हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर वाला जो क्षेत्र है, उस वाले हिस्से को हम घग्गर का मैदान कह देते हैं। यहाँ पर जो है कुछ अंश आपको रेगिस्तान का दिखता है और सबसे ज़्यादा धूल भरी आंधियाँ जो चलती हैं ना, वो हमारे राजस्थान में इस गंगानगर वाले क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आंधियाँ चलती हैं। बात करते हैं शेखावाटी प्रदेश की। शेखावाटी प्रदेश में सीकर है, चूरू है, झुंझुनू है और नागौर का उत्तरी भाग जो है, उसमें हम लोग इसमें शामिल करते हैं। कुछ फैक्ट्स देखते हैं, जैसे कि एक तो शेखावाटी क्षेत्र के अंदर एक टर्म आता है जिसे बोलते हैं जोहड़। अब ये जोहड़ क्या होता है? तो साहब, शेखावाटी प्रदेश में खोदे गए कुएँ, बावड़ियाँ, पोखर आदि जो होते हैं उनको स्थानीय भाषा में क्या बोल देते हैं? जोहड़ बोल देते हैं, ध्यान रखना। शेखावाटी जो प्रदेश होता है, तो शेखावाटी प्रदेश को बोलते हैं बांगर। क्या बोलते हैं? बांगर। जबकि डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला जो क्षेत्र है आपका, इसे बांगड़ या वांगड़ के नाम से खास तौर पर जाना जाता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको लूनी बेसिन जो है वो भी इसी का क्षेत्र माना जाता है। लूनी जो बेसिन है उसका मतलब ये है कि लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र, यानी लूनी नदी हमारे अजमेर के नाग पहाड़ी से निकलती है और इस नाग पहाड़ी से निकलने के बाद उसके आसपास का जो पूरा क्षेत्र है उसे हम लूनी बेसिन के नाम से जानते हैं। अगर प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, ये सारे के सारे जो हैं ये लूनी बेसिन से संबंधित राज्य हैं। उसके अलावा पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय मैदानों की अगर बात करें तो जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, ये सारे के सारे जो हैं पश्चिमी शुष्क मरुस्थल के अंतर्गत आते हैं। ये बहुत ही अ, ये पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय वाले जो मैदान हैं, इसमें जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर वगैरह जो हैं ये मुख्य तौर पर हमारे राजस्थान में रेगिस्तानी भाग के अंदर काउंट होते हैं। ये वाला वो जो हिस्सा है, इसमें ही सबसे ज़्यादा रेगिस्तान हमें देखने को मिलता है। रेगिस्तान का जहाँ आज ऊँट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, वो रेत के धुरे यहाँ देखने को मिलेंगे। रात में यहाँ का माहौल कुछ कई है ना सीज़न के हिसाब से अलग हो जाता है। आजकल जैसलमेर और इस तरफ के क्षेत्र के अंदर हमारे इस राजस्थान के कल्चर को बढ़ावा देने के लिए कई सारे टूरिज़्म को बढ़ावा देने का जो काम है वो भी चल रहा है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, या यूँ समझ लो कि दिन के समय जब धूप पड़ती है गर्मियों में तब इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि एक चींटी जो है वो भी इसके ऊपर से गुजर जाए तो बड़ी बात है। उसके अलावा सर्दी की जो सर्द रातें हैं ना, वो इतनी ज़्यादा सर्दी वाली होती है कि यहाँ पर
जो है सर्वाइव करना रेगिस्तान के अंदर क्या पड़ जाता है, थोड़ा सा भारी पड़ जाता है। तो ये सारी कुछ चीज़ें जो है वो रेगिस्तान से संबंधित है। और रेगिस्तान में जो या तो वनस्पति है नहीं, या फिर जो वनस्पति हैं वो कांटेदार हैं, या फिर जो वनस्पति हैं उनके पत्ते बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। जैसे कि आप नागफनी करके एक आता है पौधा, उसकी बात कर लें, कैक्टस वगैरह की, या फिर आप बात कर लें खेजड़ी वगैरह की। तो नागफनी में तो कांटे होते हैं, लेकिन खेजड़ी के अंदर क्या होता है, छोटे 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 आपको क्या देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे आपको जो है पत्ते दिखाई देंगे, जिससे क्या है वाटर वेपरेशन कम हो। इस इवेपरेशन कम होने की वजह से क्या होता है कि पानी पौधे के पास ही रहता है जितना भी थोड़ा बहुत होता है। अगर पत्ते ज़्यादा बड़े होंगे, जितने ज़्यादा पत्ते बड़े होंगे उतने ही ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से है ना पौधे के अंदर पानी की कमी हो सकती है, या उत्सर्जित जल जो है वो ज़्यादा हो सकता है। तो ये इस प्रकार से हमारे लिए ये जो क्षेत्र है वो हमारे राजस्थान के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। अरावली हमारे राजस्थान के बीच में है। उसके पश्चिम वाला जो इलाका है खास तौर पर, वो मुख्य तौर पर हमारा रेगिस्तानी इलाका कहलाता है, मरुस्थलीय इलाका कहलाता है। तो अगर हम बात करें इस रेगिस्तान वाले इलाके की, तो चार मुख्य तौर पर हमने इसको बांटा। एक बांटा हमने इसे गग्गर का मैदान के रूप में, एक बांटा हमने इसको शेखावाटी के रूप में, एक बांटा हमने लूनी के क्षेत्र में, और एक हमने इसको बांटा है पश्चिमी शुष्क यानी कि ड्राइड या अराइड जो एरिया है उसके रूप में, जो कि है ना वेस्टर्न ड्राई या वेस्टर्न अराइड क्षेत्र है। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और बीकानेर वाला जो क्षेत्र है मुख्य तौर पर ये वो क्षेत्र कहलाता है। अब हम बात करते हैं भारत के तटीय मैदानों की। भारत का जो तट है ना, भारत की जो तटीय भूमि है ना, उसकी अगर मैं बात करता हूँ तो ध्यान रखिएगा कि जैसे मैं अगर आपको कुछ बताना चाहूँ तो देखिएगा कि जैसे मैं आपको एक मैप बताता हूँ पहले। ये देखिए, इसमें आपको ये जो डार्क पार्ट आपको नज़र आ रहा है ना, ये डार्क पार्ट जो है आपका, ये क्या है, ये जो डार्क पार्ट आपको नज़र आ रहा है, ये हिस्सा जो है आपका भारत के तटीय मैदान है। यानी हमारे इस भारत के, है ना, हमारे इस भारत के यहाँ पर आपको पता है जल राशि है, और ये जो जल राशि है, जल राशि के किनारे वाले जो इलाके हैं, इन्हें हम तटीय मैदानों के नाम से जानते हैं। भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो कि तटीय राज्यों के नाम से प्रसिद्ध हैं। इधर वाला जो तट है इसको हम पश्चिमी तट बोलते हैं, और इधर वाला जो तट है इसको हम पूर्वी तट के नाम से जानते हैं। इधर के भारत के 5 राज्य इसमें शामिल हैं, जबकि 4 राज्य इधर के शामिल होते हैं। ये जो पश्चिम और पूर्व की हम बात कर रहे हैं, इसमें पश्चिम वाला जो राज्यों हैं उनमें नाम आता है गुजरात का, यानी कि ये वाला पोर्शन। उसके बाद में नाम आता है महाराष्ट्र का, उसके बाद नाम आता है गोवा का, फिर नाम आता है कर्नाटक का, और फिर नाम आता है केरला का। इधर नाम आता है तमिलनाडु का, इधर नाम आता है उड़ीसा का, इधर नाम आता है आंध्र प्रदेश का, और इधर नाम आता है उत्कल कोस्ट का, यानी कि आपके उड़ीसा का। तो इस प्रकार से 4 राज्य इधर हो गए। तो हम क्या कह रहे हैं, पश्चिमी तटीय राज्यों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है काठियावाड़, इसको सौराष्ट्र भी कह देते हैं। ये गुजरात का संपूर्ण तटीय भाग और सूरत तक बेसिकली ये फैला हुआ है। फिर सूरत से लेकर के जो गोवा का पार्ट है ना, ये वाला, इस गोवा वाले पार्ट को, सूरत से लेकर के गोवा वाला जो पार्ट है ना, इसको किस नाम से जाना गया है, तो ध्यान रखिएगा, ये वाला जो हिस्सा है इस वाले को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद वाला हिस्सा कैनरा तट के नाम से जाना जाता है, और उसके बाद वाला जो हिस्सा है ना, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसको हम लोग मालाबार तट के नाम से जानते हैं। यानी कि मंगलुरु से लेकर के पूरा आपका केरला यहाँ पर तट होता है, और लास्ट में कन्याकुमारी तक का जो पोर्शन है, यानी पूरा केरला, मालाबार है इसका नाम, ध्यान रखना। तो ये पूरा जो हिस्सा है, ये है ना क्या कहलाता है, आपके मालाबार तटीय राज्यों के नाम से या तटीय मैदानों के नाम से जानते हैं। तो हमने क्या कहा कि इस वाले एरिया को हमने 4 भाग बांट दिए। एक हमने कहा ये काठियावाड़, एक हमने कहा कोंकण, एक यहाँ पर ये कैनरा है, और कैनरा के बाद में क्या आ जाता है, मालाबार आ जाता है। अब अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं पूर्वी तटीय मैदानों की, तो पूर्वी तटीय मैदान के अंदर नाम आता है किसका, तो ध्यान रखेंगे पूर्वी तटीय मैदान मैं आपको बता देता हूँ।
देखिए, पूर्वी तटीय मैदानों की अगर मैं बात करता हूँ, तो पूर्वी तटीय मैदान के अंदर जो निचला हिस्सा है, इसे कोरोमंडल तट कहते हैं। उसके ऊपर का हिस्सा इसे नदन सरकार या उत्तरी सरकार तट, और उसके ऊपर उत्कल तट के नाम से इसको जाना जाता है। अगर ऊपर से नीचे चलें तो पहले उत्कल आ जाएगा, फिर नॉर्दर्न सरकार, और उसके बाद में कोरोमंडल कोस्ट आ जाता है। अब ये जो उत्कल तट है, ये महानदी से लेकर के नीचे एक नदी आती है जिसका नाम स्वर्ण नदी, वहां तक है। फिर उसके बाद में उत्तरी सरकार जो है वो गंगा नदी के डेल्टा से लेकर के नीचे कृष्णा नदी तक, और उसके बाद आंध्र प्रदेश की कृष्णा नदी के डेल्टा से लेकर के यहाँ लास्ट में कन्याकुमारी तक का जो पोर्शन है, उसके अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है। यानी ये और फिर लास्ट में यहाँ पर कन्याकुमारी तक। इस प्रकार से इसमें हम 3 भागों में इसको बांट सकते हैं। Eastern coastal plains are more border than the western coastal areas and there is also more population in it. पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक चौड़ा है ना? और यहाँ पर जनसंख्या भी अधिक है। मतलब ये वाला जो हिस्सा है, ये थोड़ा चौड़ा हिस्सा है आपके पश्चिमी तट के हिसाब से। और जनसंख्या की यदि हम मुख्य तौर पर बात करते हैं, तो जनसंख्या भी आपको यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलती है। तटीय मैदानों में पाई जाने वाली जो कुछ झीलें होती हैं ना, उन झीलों को लेगून या कयाल कहा जाता है। खासतौर पर खारे पानी की झीलें होती हैं। कुछ प्रमुख झीलें जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं, उन पर बात अगर करें तो देखिएगा, सबसे पहले नाम आता है चिल्का झील का। और ये चिल्का झील कहाँ आती है? उड़ीसा में। कोल्लेरू झील आती है आंध्र प्रदेश में। पुल्लिकट झील आती है तमिलनाडु में। और वेम्बनाड केरला में आता है। वेम्बनाड कहाँ आ जाता है? तो ये केरला में आ जाता है। राजस्थान में खारे पानी की झीलें पलाया झीलें कहलाती हैं, ध्यान रखना। राजस्थान में भी खारी झीलें पाई जाती है, लेकिन उनको पलाया कहते हैं। नाम ध्यान रखना, है तो सब खारे पानी की, लेकिन नाम अलग है। यहाँ पर वाली झील लेगून कहलाती, कयाल, और राजस्थान वाली पलाया कहलाती है। लेगून झीलों में उड़ीसा के अंदर जो है वो चिल्का है, कोल्लेरू आंध्र प्रदेश, पल्लिकट तमिलनाडु, और वेम्बनाड केरला। वेम्बनाड बहुत बड़ी झील है, और फेमस झील जो आती है वो चिल्का झील भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, जो कि कहाँ पर आती है? जो कि आपके उड़ीसा के अंतर्गत आती है। भारत में सर्वाधिक लेगून केरल के मलाबार तटियों में मिलती है। जी हाँ, भारत के जो आपका ये केरल वाला हिस्सा है, इस केरल वाले हिस्से में बहुत सारी आपको झीलें मिलेगी देखने को, जो कि खारे पानी की झील होती है। यानी केरल के मलाबार तट पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। मालाबार तटीय मैदान में पाई जाने वाली मोनजाइट नामक मिट्टी में थोरियम नामक आणविक खनिज की भी प्राप्ति होती है। केरल के मालाबार प्रदेश में भारत का सर्वाधिक व्यापारिक फसलों की कृषि की जाती है। यहाँ पर जैसे रबड़, नारियल, सुपारी, लौंग, काली मिर्ची, इलायची, आम, काजू, केला आदि, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल, नारियल आपने सुना होगा, जैसे रबड़ आपने सुना, उसके बाद यहाँ पर है ना केले के पत्तों पर रखकर खाना खाते हैं, वो हो गया। सुपारी, लौंग, काली मिर्च मतलब मसालों के लिए फेमस है ही। इलायची की पहाड़ियाँ वगैरह वहाँ देखने को मिलेगी, वो है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलती है। क्योंकि इतने सारे यहाँ पर खास तौर पर मसाले मिलते हैं, इसलिए इसे मसालों का बगीचा, यानी कि इसे गार्डन ऑफ स्पाइसेस के नाम से केरला को जाना जाता है। एक साइलेंट वैली यहाँ पर पाई जाती है, और ये साइलेंट वैली जो है, यह केरल के मालाबार तटीय प्रदेशों में जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यानी कि साइलेंट वैली, शांत घाटी, इट इज लोकेटेड इन द मालाबार कोस्टल रीजन ऑफ द केरला, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जी हाँ, बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है? इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अब क्योंकि ये कोस्टल एरिया है, क्योंकि ये तटीय जो है इलाका है, उस कारण से अगर हम बात करते हैं, तो तटीय राज्य के अंदर कुछ आपको देखने को मिलेंगे कुछ पोर्ट्स यानी बंदरगाह। जैसे गुजरात में कांडला, भरूच, ओखा, द्वारिका, पोरबंदर, नवी बंदर, सोमनाथ, सूरत। महाराष्ट्र की बात करूँ तो मुंबई, सोमनाथ, सूरत। और उसके अलावा आपको देखने को मिलेगा गोवा में न्यू मार्मा गोवा, कर्नाटक में तिरुवनंतपुरम, कोच्चिन, कोझिकोड। ये सारे के सारे जो हैं पश्चिमी तट पर पाए जाने वाले प्रमुख आपके बंदरगाह हैं। उसके अलावा पश्चिम बंगाल में कोलकाता, हल्दिया, डायमंड हार्बर नाम के जो हैं कोस्टल पोर्ट आपको देखने को मिलेंगे। उड़ीसा में कोणार्क, उसके अलावा पुरी है, उसके अलावा पारादीप है। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम, काकीनाडा है। तमिलनाडु में चेन्नई, तूतीकोरिन और कन्याकुमारी है। ये सारे के सारे जो हैं हमें देखने को मिलते हैं। कहाँ पर? तो ये हमें पूर्वी तटीय बंदरगाह पर ये बहुत ही फेमस आपको देखने को मिलते हैं। ये जो विशाखापट्टनम है, ये लगभग चारों तरफ से पानी जो है पहाड़ी से घिरा हुआ है, जिसे डॉल्फिन पहाड़ी के नाम से जानते हैं।
उसके अलावा अगर हम बात करें कोणार्क की, तो कोणार्क में सूर्य मंदिर है। पुरी की बात करें तो पुरी के अंदर जो है वो जगन्नाथ मंदिर भी हमें देखने को मिलता है। राजस्थान की अगर मैं बात करूँ तो राजस्थान के सबसे पास में जो अ, अगर पूछा जाए कि बंदरगाह कौन सा पड़ता है, तो ध्यान रख लेना कि वो कांडला बंदरगाह जो है वो यहाँ पर सबसे नज़दीक पड़ता है हमारे प्रदेश राजस्थान के। अगर कुछ क्विज की बात कर लें, प्रश्नोत्तरी की, तो भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह जो है वो चेन्नई में। भारत का सबसे बिजिएस्ट अगर कोई है तो वो है मुंबई। जी हाँ, मुंबई नाम से ही पता चल रहा है। मुंबई जो है वो एक महानगर है और वहाँ पर कई सारे देशों के जहाज आते जाते हैं, कई सारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होता है, तो व्यस्तम मुंबई है। कौन सा बंदरगाह डॉल्फिन नाम की बड़ी पहाड़ी चट्टान से घिरा हुआ है, तो विशाखापट्टनम। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह भी विशाखापट्टनम का ही है। कंप्यूटर रिकृत यानी कंप्यूटराइज, कंप्लीटली कंप्यूटराइज जो है वो न्यावा सेवा कहलाता है। और ऐसा कौन सा हमारे देश का बंदरगाह है, ऐसा कौन सा हमारे इंडिया का पोर्ट है जो कि डेवलप्ड बाय एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इसका डेवलपमेंट किया हो, तो वो है एन्नौर, तमिलनाडु। उसके बाद में कंट्री लार्जेस्ट पोर्ट रिलेटेड टू द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, मुंबई, यानी कि पेट्रोल पदार्थ से रिलेटेड सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। देश का वो बंदरगाह जिसने रसायनों की आपूर्ति हेतु स्थापित किया गया है, तो उसका नाम है दाहेज, गुजरात, जिसे रसायन बंदरगाह भी कहते हैं। उसके बाद में निजी बंदरगाह जो है पीपला व मुंद्रा, जो रिलायंस ने गुजरात में स्थापित किए हैं। कर्क रेखा के सबसे पास में पड़ता है एक तो कांडला जो कि गुजरात में है, और कोलकाता वेस्ट बंगाल। राजस्थान का सबसे पास में जो पड़ेगा, मैंने अभी आपको बताया कि राजस्थान के सबसे पास में अगर कोई पड़ेगा तो वो पड़ेगा गुजरात का कांडला। जी हाँ, कांडला एक ऐसा बंदरगाह है जो हमारे राजस्थान के सबसे निकटतम यानी कि सबसे पास में पड़ता है। कौन सा बंदरगाह को मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है, तो कांडला को किया गया है। कौन सा बंदरगाह भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री यानी ग्रीन बीच रेखा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से गुजरती है, तो उसका नाम है काकीनाडा, काकीनाडा आंध्र प्रदेश, है ना। और क्योंकि ये जो 82.5 डिग्री है, ये यूपी, एमपी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से गुजरता है, तो आंध्र प्रदेश के, है ना, जिस क्षेत्र से गुजरता है वहाँ काकीनाडा नाम का जो आपका पोर्ट है, वहाँ से ये 82.5 डिग्री जो है वो गुजरती है। उसके अलावा उसके अलावा भारत के अंदर जो है कई सारे जो पोर्ट हैं, उनका बड़े पोर्ट्स की बात करें तो 13 जो हैं वो बड़े बड़े पोर्ट यहाँ पर माने गए हैं। और ये जो पोर्ट होते हैं उनमें, है ना, ये जो बंदरगाह जो होते हैं, इनमें कुछ तो इंटरनेशनल होते हैं और कुछ आंतरिक व्यापार से रिलेटेड भी यहाँ पर होते हैं, जिनमें वाटरवेज जिनके लिए फेमस होते हैं। वाटरवेज का मतलब होता है कि जिस तरीके से सड़क मार्गों के लिए नेशनल हाईवेज होते हैं, उसी तरीके से हमारे देश में ये नेशनल वाटरवेज भी होते हैं। जो नेशनल वाटरवेज होते हैं ये जल माध्यम से, यानी कि जो आपके जल स्रोत होते हैं, उन जल स्रोतों के माध्यम से अपने साधनों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। नेशनल वाटरवेज जो होते हैं उनके रास्ते एक तरीके से यूँ समझ सकते हैं कि फिक्स होते हैं, जिस तरह से राजमार्ग के रास्ते फिक्स होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। सबसे बड़ा हमारा जो वाटरवे है वो नेशनल वाटरवे, वो नेशनल वाटरवे नंबर 1 है, यानी कि हमारे देश का जो राष्ट्रीय जलमार्ग है सबसे बड़ा, वो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या कौन सी है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या वो 1 है। और ये जो इस प्रकार हमारे देश के अंतर्गत ये कुल मिलाकर के ये क्षेत्र जो है यहाँ पर ये काम करते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।